अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गौहर उर्दू में खुश आमदीद। तश्कील पाकिस्तान सबक चल रहा था हमारे पास और आपका ये सिनफ़ी एतबार से मज़मून था, एक बहुत ही लंबा मज़मून जो कारनामा इस्लाम किताब से लिया गया है। लेखक इसके मियाँ बशीर अहमद हैं। आप इस सबक को सिर्फ़ उर्दू का सबक मत समझें, ये आपका पाक स्टडी का जितना भी तारीख़ पाकिस्तान का हिस्सा है या आपका जो तारीख़ी हिस्सा है उसको कवर करता है। तकरीबन मुख्तसर मगर जामे लिखा गया है और इसमें तकरीबन 300 साल तारीख़ बयां हुई है। इंशाअल्लाह आज हम इसके ख़ुलासे की तरफ जाएंगे। गो ख़ुलासा पेपर में नहीं आता इसका, लेकिन आ भी सकता है, आया हुआ है, तो इसलिए हम ख़ुलासे को भी देखेंगे। इंशाअल्लाह इसके ऊपर 3 लेक्चर्स जब ख़ुलासे मुकम्मल कर लेंगे तो तशरीही निकात से भी हम इंशाअल्लाह ज़रूर ज़ेर बास रखेंगे, ताकि आपको डिटेल से बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो समझने वाली हैं वो समझ आ जाए। आप क्लासेस में इसको पढ़ते हुए तकरीबन बोर हो जाते हैं या फिर नींद आ जाती है, तो इंशाअल्लाह हम इसको इंटरेस्टेड तरीके से डिस्कस करेंगे। क्लास के अंदर इस पर हम एक तारुफ़ी लेक्चर पहले कर चुके हैं, आपने पहला लेक्चर सुन लिया होगा। आइए आज हम ख़ुलासे की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात आपको समझानी चाहिए, ये जो ब्लैक स्याही से आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको अहम पॉइंट्स हैं इसके, वो ज़हन में रखने हैं। इसी की मदद से आप सियाक़ो सबाक़ बनाएंगे और इसकी जो तशरीही बातें हैं, जो तशरीही निकात हैं इसके, वो मैंने ब्लू और रेड से अवेज़ा किए हैं। आप इंशाअल्लाह इसको एक नए अंदाज से यहाँ पे सीखेंगे, आपको मज़ा आएगा। आप क्लासेस में जैसे बोर होते हैं उस तरह से नहीं होंगे। हम 10-15 मिनट के अंदर ये सबक मुकम्मल कर देंगे, जबकि ये 2-4 दिन लगते हैं क्लासेस के अंदर प्रोफेसर साहिबान के पास आपको पढ़ते हुए। इंशाअल्लाह हम इसकी तशरीही निकात का भी लेक्चर ज़रूर बना देंगे और आपके साथ एक एक पॉइंट जो है वो ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। लेकिन फ़िल वक्त हम ख़ुलासे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली बात, बरे सगीर पाक व हिंद में मुसलमानों का शानदार दौरे हुकूमत इसके अंदर बयान किया गया है। यह दौरे हुकूमत 12वीं सदी से 19वीं सदी तक चलता है। इस दौर में हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। रेशा दीवानियों और मोहल्लाती साजिशों से मुगलिया सल्तनत का जवाल हुआ। यह मुगलिया सल्तनत 1526 से 1857 तक बरसरे इक़्तिदार रही। तकरीबन इसमें 18 बादशाह हैं, जिसमें पहले 6 तो बड़े कामयाब थे, मगर बाद वाले उतने कामयाब न रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि बादशाहों में ये रिवाज पड़ गया कि जो भी शहज़ादा तख्त नशीं होता वो अपने दूसरे दीगर बरादरान को कत्ल करवा देता। तो मैन पावर जैसे जैसे कम होती गई, मुग़लों पे जवाल का बाइस बनती गई। इसके अलावा आप जानते हैं जिस कौम के अंदर अखलाकी बुराइयां आ जाती हैं वहाँ पे फिर बहुत सारे मामलात होते हैं। रेशा दीवानियाँ, साजिशें मोहल्लात में कि तुम आगे नहीं बढ़ोगे, मैं आगे निकल जाऊँ, बादशाह की पजीराई हासिल करने में एक दूसरे की लेग पुलिंग करना, ये सारे मामलात। और महल के अंदर जो शहजादियाँ और जो मलकाएँ थी उनके भी मामलात ऐसे ही। फिर छोटी सतह पे भी जितने भी ग़ुलाम और नौकर या उनके जो भी खादमेन थे वो सारे के सारे इसी काम में लग गए। गो आखिर हम ये समझ सकते हैं कि फिर ज़वाल लाजिम हो गया। बरतानवी दौरे हुकूमत की इब्तिदा हुई। अंग्रेज़ ने 1803 में दिल्ली के अंदर फतह हासिल की और बाकायदा तौर पे 1857 से 1947 तक इसने इक़्तिदार अपना जमा लिया। बरतानवी दौरे हुकूमत की इब्तिदा 1857 से होती है और 1947 तक रहती है। जब अंग्रेज़ यहाँ पे पहुँचता है तो अंग्रेज़ ने देखा ये अपनी साजिशों में मसरूफ़ हैं और अपने दीन इस्लाम को छोड़ चुके हैं, इनमें अखलाकी बुराइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो उसने यहाँ पे आके अपने कदम जमाए। बात को आगे बढ़ाते हैं। मुस्लिम रहनुमाओं ने फिर निशात सानिया की। मैंने पहले लेक्चर में भी बताया, रिवाइवल कि एक दफ़ा से फिर कोशिश की गई कि शायद कि अब हम अपना खोया हुआ वक़ार हासिल कर लें, मगर आप जानते हैं कि जब देर हो जाया करती है तो बहुत देर हो जाया करती है। जैसे आप अक्सर तालिब इल्म जी मैं आखिरी महीने में तैयारी करूँगा, फिर वो कह रहा होता है मैं आखिरी हफ्ते में, फिर वो कहता है जब स्लिप आ जाएगी,
फिर आखिरी रात लगाने के चक्कर में वो सोया होता है और बेड़ा गर्क होने के बाद वो अपने आप को पाता है किसी फुटपाथ पे, हाथ में FA मैट्रिक की डिग्री पकड़े हुए कि शायद अब मुझको कोई रख लेगा। फिर उसको घर वाले भी नहीं रखते और इसी तरह से वो फुटपाथ पे भी नहीं रह पाता, क्योंकि बल्दिया की तरफ से इजाज़त नहीं है फुटपाथ पे सोने की या किसी किस्म की भी सरगर्मी की। तो इसी तरह से देर तो हो गई, लेकिन दो किस्म के रहनुमा उठे। एक मजहबी रहनुमा थे, मजहबी रहनुमा, और दूसरे जिद्दत पसंद थे। मजहबी रहनुमाओं में सरफहरिस्त जो लीडर सैयद अहमद बरेलवी रहमहुल्लाह ताला अलैह और उनके दोस्त शाह वलीउल्लाह शाह अब्दुल अजीज, इन्होंने मुसलमानों को कहा कि जनाब आए 1400 साल पहले से लेके आज तक देखें, हम पहले क्यों कामयाब थे? हम इस्लाम की तालीमात पे अमल करते हुए कामयाब थे। इस्लाम की तालीमात में कामयाबी है, इस्लाम को छोड़ के कुछ नहीं हासिल होगा। मगर मकसद क्या था? मुसलमानों को दोबारा बरसर इक़्तिदार करना, मुसलमानों का वक़ार बहाल करना। दूसरी तरफ मॉडर्न जितने भी लीडर्स थे उनमें सरफहरिस्त जो उनके सरपंच लीडर थे वो सर सैयद अहमद ख़ान थे। इनका नुक्ता नज़र अलग था। ये कहते हैं कि भाई असर हाज़र के तकाज़ों को समझो, ये जानो कि अब अंग्रेज़ यहाँ पे हुकूमत कर रहा है, इसके साथ तुमको मफाहमत करनी होगी, इसके साथ दोस्ती किए बगैर, इसकी तालीम पढ़े बगैर तुमको कभी भी कामयाबी यहाँ पे अब लेना मुश्किल हो जाएगी। मैं किस नुक्ता नज़र से ताल्लुक़ रखता हूँ, आप किस नुक्ता नज़र से ताल्लुक़ रखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका मकसद भी क्या था? मुसलमानों को दोबारा इक़्तिदार देना, मुसलमानों की दोबारा हालत को संवार के उनको तख्त नशीं करना। मगर इतना तो आम फाम इंसान समझता है कि इस्लामी जो मकबा फ़िक्र के लोग थे, जो इस्लाम मज़हब के ऊपर पैरोकार खुद भी थे और दूसरों को भी दावत दे रहे थे कि इस्लाम पे ही चल कर तुम कामयाब हो सकते हो, वो यकीनन इनकी बनिस्बत दुरुस्त थे, मगर इनकी अपनी एक सोच थी। लेकिन दोनों ने रिवाइवल की कोशिश की। बिल आखिर 1816 से 1831 तक सिखों के खिलाफ जहाद करते हुए सैयद अहमद बरेलवी और उनके दीगर दोस्त अहबाब अल्लाह को प्यारे हो गए और जाम शहादत नोश करके अपने खाल के हकीकी से जा मिले। इसके अलावा लखनऊ में नुदवतुल उलमा का क़याम भी हुआ है और यकीनन उसके भी असरात हैं हमारी तारीख़ पे, हमारे जो अखलाकी लिहाज से उसने भी काम किया। ये भी एक मजहबी कोशिश थी। मगर इस साइड पे अलीगढ़ कॉलेज का क़याम किया जनाब सर सैयद अहमद ख़ान ने। ये एक सियासी मरकज़ भी था और तालीमी मरकज़ भी। मोहम्मडन कॉन्फ्रेंस, मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, मदरसा अहमदाबाद और साइंटिफिक सोसाइटी जैसी तालीमी खिदमात सर सैयद ने पहले सर अंजाम दी। इसके साथ साथ रिसाला तहज़ीबुल अखलाक लिखा, जिसमें अंग्रेज़ हुकूमत को ये बताया गया कि जनाब हम बद अखलाक कौम नहीं हैं, हम आला अखलाक वाले हैं। 1857 में अगर हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबल रहे हैं तो उसमें आपकी भी गलती है। आपने हमसे कुछ चीज़ें पस पर्दा रखी, हमारे साथ काउंसलिंग नहीं की, मशावरत में नहीं रखा हमें, तो हम बेअतमादी का शिकार हो गए, जिस वजह से वो जंग हुई। हम वैसे जंगजू या लड़ाई वाली कौम नहीं है। ये सर सैयद का नुक्ता नज़र है। इसको किस हद तक आप दुरुस्त समझते हैं, ये आपकी अपनी सोच है। कांग्रेस से अलग रखा, दूरअंदेश आदमी था। कांग्रेस का क़याम हो चुका, हिंदुओं ने और मुसलमानों ने मिलकर एक जमात बनाई। इसमें मुसलमान भी शरीक थे और हिंदू भी। मगर सर सैयद ने मुसलमानों को कहा कि ये जमात कभी भी मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी, लिहाजा तुम सियासत से अलग रहो और अपनी तालीमी सूरत हाल को बेहतर बनाओ। कांग्रेस का क़याम हुआ तो क़याम होते साथ ही इसने काम किया, तकसीम बंगाल की मनसूखी करवाई। लो जी, अब हुआ ये कि असबाब बगावत हिंद भी सर सैयद, पहले हम सर सैयद को डिस्कस कर लेते हैं। सर सैयद ने एक रिसाला असबाब बगावत हिंद भी लिखा और उसमें भी वही बात की कि हम जो आपके मद्दे मुकाबल आए हैं उनकी ये वजूहात हैं, हम गैर तहजीब कौम नहीं हैं, हम बद तहजीब लोग नहीं हैं, बल्कि हम तो बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं। आओ तुम हमारे साथ मिल के काम करके देखो। फिर कांग्रेस का क़याम होता है तो कांग्रेस के क़याम होने में सर सैयद ने मुसलमानों को रोका। इसके बाद पहली जंग अजीम हो जाती है। पहली जंग अजीम हुई, आप जानते हैं, जापान कह रहा हूँ, तुर्की, जिसमें जर्मनी और बरतानिया की जंग थी। तुर्की साथ दे रहा था,
जर्मनी का। तो यहाँ से मुसलमान इस चक्कर में गए कि उनका हिजाज जो है वो तुर्की में है और तुर्की के पास ही खलीफा है, और लिहाजा हम उनके साथ इसलिए गए। हिंदू इसलिए गए कि अगर यहाँ से बरतानिया हारता है तो उसको बरे सगीर भी खाली करना पड़ेगा, तो बाद में हम बरसर इक़्तिदार हो जाएंगे। दोनों तरफ जंग जारी रही, बिल आखिर जर्मनी जंग हारता है, तुर्की भी उसके साथ हार गया। और फिर क्या हुआ ये कि तकसीम बंगाल की मनसूखी हो गई। जब मनसूखी करवाई गई, हिंदुओं में जज्बा कौमियत भी उभरा, उर्दू हिंदी तनाज़ा भी सामने आया। फिर क्या हुआ ये कि जब तकसीम बंगाल की मनसूखी हुई तो मुसलमानों को फिर समझ आया कांग्रेस हमारी किसी सूरत भी दोस्त नहीं है, ये तो मुसलमानों को हर जगह पे काटने को दौड़ती है। लिहाजा मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। मुस्लिम लीग का क़याम हुआ कि मुसलमानों के लिए अलग जमात बनाई जाए। इसने आते साथ जो मुस्लिम फसादात और उर्दू हिंदी तनाज़ा था उस पर काम किया। इस वक्त तक आपके कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के ही रहनुमा थे। तो उन्होंने एक मिसाक करवाया, एक मुआहदा करवाया लखनऊ में, जिसमें यह तय पाया कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे चलकर काम करेंगे। तो इसके जो असरात हैं वो ये भी हैं कि तहरीक अदम तावन और तहरीक अलीगढ़ मुसलमान और हिंदुओं दोनों ने मिलकर चलाई। इसी तरह से मुसलमानों का जुदागाना तशख़्ख़ुस भी तस्लीम किया जाने लगा, क्योंकि जब हम किसी के साथ मुआहदा कर लेते हैं तो उसको पार्टी बना लेते हैं और उसको पार्टी समझते हैं, तब मुआहदा होता है। तो इसका ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा था कि हिंदू पहले तो आपको कौम ही नहीं समझते थे, आपको अलग वो कोई तशख़्ख़ुस देते ही नहीं थे। लेकिन जब ये मुआहदा हो गया तो मुसलमानों का जुदागाना तशख़्ख़ुस भी तस्लीम कर लिया गया। फिर क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, साइमन कमीशन आया कि मुसलमान और हिंदुओं को किसी एक बात पे इकट्ठा किया जाए। मगर जाते हुए वो एक ताना दे गया कि ये तो किसी एक बात पे इकट्ठे हो ही नहीं सकते, इतने अच्छे हों तो किसी एक कानून पे खुद चल लें, ये तो दोनों किसी एक जगह पे रह ही नहीं सकते। तो उसके खिलाफ नेहरू रिपोर्ट पेश की। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं, तुम गलत कहते हो, ये मामलात हैं, हम तो इस तरह से इकट्ठे हैं। जबकि वो नेहरू रिपोर्ट मुस्लिम कुश रिपोर्ट थी, मुसलमानों को मारने की। कायदे आज़म ने उसके मुकाबले में तजावीज़ दहली, जिसको 14 निकात कहा जाता है, पेश किए और कहा कि नेहरू रिपोर्ट मुसलमानों की जनाब किसी सूरत भी तर्जुमानी नहीं करती, बल्कि ये जो 14 निकात मैं पेश कर रहा हूँ इससे हम आहंग ही आज के बाद कोई कानून, कोई भी इस्लाहात जो भी आपने करनी है यहाँ पे मुसलमानों को कबूल होंगी, वगरना नहीं होगी। तो जब साइमन कमीशन वापस लौटा तो ये 2 रिपोर्टें पेश होती हैं, एक नेहरू की और एक तजावीज़ दहली कायदे आज़म की। ये बुनियादी मुहर्रक बनती है हमारे लिए पाकिस्तान का, कैसे कि उसने जाते हुए एक ताना दिया था कि भाई ये तो इकट्ठे रह ही नहीं सकते। तो हमने कहा हाँ, हम कब रह सकते हैं, हम भी तो आपको यही कहते हैं कि हमें अलग वतन चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि इंडिया एक्ट 1935 की मुताबिक आम इंतखाबात हुए, जिसमें कांग्रेस जीत गई और कांग्रेस ने वजारतों का क़याम किया। जब उन्होंने वजारतें बनाई, उनको वज़रा बने, तो फिर सारी बात सामने आई कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो वो छुप के कोशिशें करते थे, आज वो मंजर आम पर आके मुसलमानों को कत्ल करने लगे और मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ होने लगी। नो डाउट कि इसका बहुत ज़्यादा हमको जो है वो नुकसान हुआ, मगर इससे मुसलमानों की आंखें खुल गई। मुसलमानों को यह क्लियर हो गया कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जमात मुस्लिम लीग है, ना कि कांग्रेस। फिर हुआ ये कि लखनऊ में एक इजलास हुआ 1937 में। 1937 में इजलास हुआ और उसमें करारदादे पाकिस्तान यानी कि आज़ाद वतन का एक मंसूबा बहुत पहले 1937 के अंदर ही वहाँ पे तय कर लिया गया था, मगर उस पर बहस रही और वो एक अंदर की बात ही रही और उस पर काम करते रहे कायदे आज़म और उसके हामी। बिल आखिर 1940 को करारदादे पाकिस्तान लाहौर में पेश कर दी गई। ये एक आज़ाद वतन का मंसूबा था, इससे मुसलमानों में जोश और जज्बे की लहर दौड़ गई। वजारती मिशन की नाकामी, वजारती मिशन आया इन दोनों कौमों को इकट्ठा करने के लिए, मगर अब मुसलमान तो बहुत आगे निकल चुके थे। उन्होंने एक अलग कौम, एक अलग वतन की जो है वो डिमांड रख दी। फिर क्या हुआ, हुकूमत बरतानिया ने यह किया
कि आम इंतखाबात करवाएं कि पता चल जाएगा कांग्रेस या मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए कौन सी जमात है। लोग वोट जिसको देंगे हम समझेंगे वो जमात उसी की होगी। तो हुआ ये कि आम इंतखाबात हुए 1946 और 1945 के आम इंतखाबात में मुसलमानों ने एक शानदार फतेह हासिल की और मजबूरन आर्जी तौर पर मरकजी हुकूमत में शमूलियत इख्तियार की। हुकूमत बरतानिया ने जब देखा कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाकई ही तर्जुमानी करती है, इसीलिए मुसलमानों ने उनको मुकम्मल तौर पर जितवाया है और तमाम सीटें तमाम नशिस्तें मुस्लिम लीग की हुई हैं। मुस्लिम जो भी एरियाज़ थे वहाँ पे, लिहाजा हुकूमत बरतानिया को ऐलान करना पड़ा क्योंकि मुल्क में हालात बदतर से बदतर हो गए। उसकी वजह कुर्बानियाँ मुसलमानों की, फ़िरका वाराना फसादात, मुसलमानों का कत्लेआम और मुस्लिम ज़बरदस्त तहरीक, मुसलमानों की ज़बरदस्त तहरीकें चलना शुरू हो गई क्योंकि जब फसादात हुए, जब कत्लेआम हुआ तो मुसलमानों ने तहरीकें चलाई। ये सारी चीज़ें मिल के हुकूमत बरतानिया को मजबूर करती हैं फरवरी के अंदर कि वो ऐलान करें कि मुसलमानों का अलग मुल्क जल्द से जल्द उनको दे दिया जाए। फिर क्या होता है, फिर एक कुव्वत आफरी इनकलाब इस दुनिया के नक्शे पे उभरता है जिसका नाम पाकिस्तान है। क़याम पाकिस्तान होता है। क़याम पाकिस्तान में मुसलमान अपना एक अलग तशख़्ख़ुस, एक अपनी अलग रियासत लेने में कामयाब होते हैं जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की खून की आबियारी होती है और उस खून की आबियारी की एवज़ हमको ये वतन मिलता है। अफसोस, ये वतन जिस मकसद के लिए हासिल किया गया या जो इसका नज़रिया था, उस नज़रिए को पहले दिन से ही बुलाकर हमने काम किया, जिस वजह से आज तक हम इसको मुस्तहकम और मजबूत न कर सके। हम आज देखते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान का तकाज़ा क्या है, तो बिलाशुबा इस्तेहकाम पाकिस्तान का तकाज़ा नज़रिया इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ है। नज़रिया इस्लाम ये है, रंग, नस्ल, कौम, कबीले की बुनियाद पे किसी सूरत भी हम एक नहीं हो सकते। हम एक हैं तो मज़हब की बुनियाद पे हमको मसावात का दर्स है, हमें अख़ुवत और भाईचारे के साथ रहना है। यही मुसलमानों का नस्बुल ऐन होना चाहिए और यही पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हम बहसीयत कौम, बहसीयत मिल्लत इस पूरी दुनिया में राज करें, तो इसके लिए ज़रूरी होगा हम नज़रिया इस्लाम की बका और नज़रिया इस्लाम के लिए जंग करते रहें और अपनी अखलाकी सूरत हाल को बेहतर बनाते रहें। मुख्तसरन मगर जामे मैंने आपको पूरे के पूरे सबक में क्या क्या बातें डिस्कस हुई बयां कर दी हैं। इंशाअल्लाह आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। अगले लेक्चर्स में नई बात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।